कहानी की शुरुआत होती है और हम फे को देखते हैं। फे एक बुजुर्ग महिला है जिसे ट्रैवलिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग जैसी चीजें करना बेहद पसंद है। फे हर रोज सुबह उठती है, तालाब से केकड़े पकड़ती है और एक पुराने रेडियो पर अपने मन पसंदीदा गाने सुनते हुए उन्हें बड़े चाव से खाती है। तभी दूर से किसी कार को आते देख फे खुद को संवारते हुए मुस्कुराने लगती है, लेकिन वो कार दूर से ही वापस लौट जाती है। ये देखकर फे का खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगता है। फिर से फे तालाब में चारा डालकर आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगती है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर आने पर उसे 4 भाई और उनकी एक छोटी बहन मिलती है। वो बच्ची फे से उसके कैरवैन को हटाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर क्यों? फे के पूछने पर वो बच्ची बताती है कि जहाँ वैन खड़ी है वहीं उसके पिताजी की कब्र है। अगर फे अपनी कैरवैन हटा ले तो वो और उसके भाई जमीन खोदकर अपने पिताजी के कब्र को कहीं और ले जाएंगे। फे बताती है कि वो अपनी वैन नहीं हटा सकती है, यहाँ कोई उससे मिलने आने वाला है और ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फे की बात को समझते हुए बच्ची अपने भाइयों के साथ वापस लौट जाती है। शाम ढलते ही रात होती है और अगली सुबह सूरज के पहले किरण के साथ फे अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाती है। सुबह के नाश्ते के दौरान एक पोस्टमैन आता है, पर हैरत की बात यह होती है कि उसके पास फे के नाम का कोई लेटर होता ही नहीं है। बात थोड़ी अजीब तो लगती है, पर जाने से पहले कॉफी पिलाकर फे उसे खुशी खुशी विदा कर देती है। कई दिन बीत जाते हैं पर कोई मिलने नहीं आता है। फे इतनी ऊब जाती है कि खुद का मन बहलाने के लिए बिगड़े हुए बाइनोकुलर्स को खोलकर उसकी मरम्मत करने लगती है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। शायद जिसका इंतजार था वो आ गया हो। यही सोचते हुए फे अपने बालों को संवार कर बाहर आती है तो फिर से एक बार मायूस हो जाती है। इस बार 2 अनजान औरतें होती हैं जो फे को डिनर पर इनवाइट करती हैं। वैसे फे जाना तो नहीं चाहती है, पर इंतजार कर कर के बोर हो चुकी है, इसलिए मान जाती है। रात को डिनर पर तीनों हंसी मजाक करती हैं। वो औरतें बताती हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, मगर एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पा रही हैं, जबकि कानूनन उन्हें एक साथ रहने का हक है। फे बताती है कि उसे भी किसी का इंतजार है। वो कौन है? औरतों के पूछने पर फे बताती है कि वो दोनों बचपन में एक साथ थे, पर अब इतना वक्त बीत गया है कि फे उसकी शक्ल तक भूल चुकी है। तीनों प्यार के नाम पर आखिरी जाम लगाती हैं और अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। कई दिन बीत चुके हैं। फे अब भी अकेली बैठी सड़क को निहारते रहती है। उसे महसूस होता है कि वो बस अपना वक्त बर्बाद कर रही है, इसलिए वो जाने का फैसला कर लेती है। इंजन स्टार्ट करके फे आगे बढ़ने ही वाली होती है कि उसके रास्ते में वही बच्ची आ खड़ी होती है। फे कहती है कि वो जा रही है। वो लोग चाहे तो अपने पिताजी के कब्र को शिफ्ट कर सकते हैं, पर इस बार उनकी दिक्कत कुछ और है। इंजन खराब होने से उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। फे एक नेक दिल महिला है। मदद करने के लिए वो अपना इंजन उन्हें दे देती है और फिर वहीं रह जाती है। खुश होकर मदद करने के लिए बच्ची और उसके भाई अपनी बोट फे को तोहफे में दे देते हैं। फिर से फे बोट पर बैठी राह तकते हुए सो पड़ती है। सुबह होते ही एक पालतू कुत्ता फे के चेहरे को चाटता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। ध्यान से देखने पर वैन के सामने एक शख्स हाथों में फूल थामे खड़ा नजर आता है। वो भी अपने बालों को संवार रहा होता है। ये वही इंसान है, लीटो, जिससे मिलने के लिए फे अब तक बेकरार थी। बरसों बाद मिलने पर लज्जा से दोनों बात करने से कतराते हैं, इसलिए बातचीत करने के बहाने दोनों टहलने निकल जाते हैं। झील के दूसरे हिस्से में पहुंचकर फे लीटो से पूछती है क्या उसे याद है कि वो दोनों आखिरी बार यहाँ कब आए थे। लीटो हाँ कहता है, उसे याद है। तब फे ने उसे किस करने की कोशिश की थी। फे तुरंत ही कहती है कि मैंने नहीं, तुमने की थी। इस बात पर लीटो मुस्कुराने लगता है और दोनों के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक साथ लंच करके दोनों फिर से बोट पर सैर करने निकलते हैं। दोनों के बीच की खामोशियां अब भी बरकरार हैं। लीटो फे को इम्प्रेस करने की तरकीब ढूंढता है। गिटार बजाकर हीरो वाले अंदाज में फे को खुश करना चाहता है, पर वहाँ भी लीटो का पोपट हो जाता है। वो धुन जो भूल जाता है, लेकिन उसकी ये कोशिश काम कर जाती है। फे के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। लीटो फे से प्यार जताने का एक भी मौका मिस नहीं करना चाहता है। वो तुरंत कैमरा निकालकर तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। फे उसे ऐसा करने से रोकती है। वो पहले की तरह जवान और हसीन नहीं रही। इस बात पर लीटो उसे अपनी नजरों से देखने के लिए कहता है। फे उसे आज भी उतनी ही खूबसूरत और मासूम लगती है जितनी कि वो अपने बचपने में थी। लीटो के मीठे शब्दों से फे उत्साहित हो उठती है। जिंदगी खुलकर जीने की एक तमन्ना जाग उठती है। रात होते ही फे अपने कैरावेन में चली जाती है और लीटो
अपने सोने के लिए टेंट लगा रहा होता है। कहीं रात में लीटो को सर्दी ना लगे, ये सोचकर फे उसे वैन के अंदर ले आती है। आइसक्रीम खाते हुए दोनों अपना हाले दिल सुनाते हैं। टॉमी फे का हस्बैंड था। जब लीटो ने उसके मौत की खबर सुनी तो आकर मिलना चाहता था, पर अकेलेपन में इतना वक्त गुजर गया था कि उसे लोगों से नफरत हो चुकी थी। अगर फे उसे खत ना लिखती तो शायद आज ये पल भी उसे नसीब ना होता। फे भी अपने दिल की बात कहती है। टॉमी के गुजरने के बाद वो अकेले पड़ गई थी। टॉमी के रहते उसे प्यार की कमी कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन जब आज टॉमी नहीं है तो बिना प्यार के उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी है, महसूस कर पाती है। ये उसकी पहली ट्रिप है जिसमें अब टॉमी नहीं है। पत्नी के गुजरने के बाद लीटो भी जिंदगी अकेले काट रहा है। दोनों खुद की बेबसी पर काबू नहीं रख पाते हैं, एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को जाहिर करते हैं और पूरी रात एक दूसरे की बाहों में गुजार देते हैं। अगली सुबह नींद खुलने पर फे बिस्तर पर खुद को अकेला पाती है। बाहर आते ही उसे लीटो मिलता है। लीटो बताता है कि उसने जाल में केकड़े फंसाने के लिए एक्स्ट्रा चारा डाल दिया है। इसके लिए फे उसका दिल से धन्यवाद करती है, पर अब लीटो को जाना होगा, रुकना मुश्किल है। ये सुनकर फे के चेहरे की हंसी कहीं खो जाती है। लीटो चला जाता है। उसके जाने के बाद सुबह से शाम तक एकांत में बैठी फे अपने नसीब को कोसती है। आंसुओं से किस्मत का लिखा धुल नहीं सकता, शायद अकेले जीना ही उसकी नियति है। यही मानकर वो एक नया सफर तय करने का सोचती है। वो बच्ची और उसके भाइयों से इंजन वापस मांगकर निकल पड़ती है अपने तय किए हुए सफर पर। रास्ते में फिर से वही पोस्टमैन मिलता है। उसके पास एक लिफाफा है जिसमें फे की वही तस्वीरें होती है जो लीटो ने खींची थी। मुस्कुराते हुए फे उस मंजिल की ओर चल देती है जो नियति ने उसके लिए तय की है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।